नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया था कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग की ओर से फ्रीज करवा दिए गए हैं। बाद में आयकर विभाग एपेलेट ट्राइब्यूनल से इन्हें खाते ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई। इस मामले में अंतरिम राहत पर सुनवाई बुधवार को होगी। पार्टी नेता विवेक तनखा ने कहा कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ने सुनवाई लंबित रहने तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक हटा दी है। तनखा ने कहा कि उन्होंने ट्राइब्यूनल को बताया कि यदि पार्टी के खाते फ्रीज रहेंगे तो कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी। कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज सुबह केंद्र सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया था कि पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने लोकसभा चुनाव से पहले इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. I am grateful to the Income Tax Appellate Tribunal for this gracious hearing. इस बीच बीजेपी सूत्रों ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। उनके मुताबिक आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 135 करोड़ का बकाया था। इसमें 103 करोड़ रुपए आयकर निर्धारण और 32 करोड़ रुपए ब्याज के हैं। प्रोसीडिंग में स्टे जब की बात हुई थी तब कांग्रेस से कुल बकाया का 20% यानी करीब 21 करोड़ रुपए देने को कहा गया था, लेकिन उसने केवल 78 लाख रुपए ही तब चुकाए थे। चूंकि कांग्रेस 20% रकम नहीं दे सकी थी, इसीलिए उससे बाकी 104 करोड़ रुपए देने के लिए भी कहा गया। कांग्रेस ने मई 2023 में ट्राइब्यूनल के सामने फिर से अपील की और अक्टूबर 2023 में उसने 1 करोड़ 72 लाख रुपए चुकाए। अभी कांग्रेस के विभिन्न खातों से 115 करोड़ की बकाया रकम की वसूली की गई है। आज ट्राइब्यूनल को आयकर विभाग ने बताया कि वसूली की यह प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है और खाते पर रोक नहीं लगाई गई है। कांग्रेस के पास अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए कई अन्य बैंक खाते हैं और ट्राइब्यूनल ने इसका संज्ञान भी लिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। तो ये बीजेपी सूत्रों की ओर से इसका खंडन किया गया है, जो बात कांग्रेस की ओर से दावे किए गए थे। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज हरियाणा को करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद,
और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। अधिकांश सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर की मुकाबला होना तय माना जा रहा है। ये हैं उत्तर प्रदेश और साथ ही कर्नाटक। यहां पर बीजेपी ने अपना एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर अपने विरोधियों को ललकारा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कोशिश ये है कि कांग्रेस के और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खेमे में सेंध लगाई जाए। ये देखने की बात होगी कि जब चुनाव होता है तो वाकई बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई सबसे दिलचस्प हो गई है। राज्य में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे और सबका निर्वाचन निर्विरोध होना तय था। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर पेंच फंसा दिया। अब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और 27 फरवरी को चुनाव की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है। अगर आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ लें तो बीजेपी को 286 विधायकों का समर्थन हासिल है। यानी अपने 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी को 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इसी तरह समाजवादी पार्टी को अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास कांग्रेस को मिलाकर 110 विधायकों का ही समर्थन हासिल है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी को 1 और वोट की दरकार है। ऐसे में दोनों गुटों की नजर उन 3 विधायकों पर है जो फिलहाल किसी गुट से नहीं जुड़े हैं। इनमें राजा भैया समेत उनकी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 विधायक शामिल हैं। राजा भैया लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन की बात करते रहे हैं, तो वहीं बीएसपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने लिए 1 अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाती है तो फिर निर्वाचन के लिए द्वितीय वरीयता वोटों की जरूरत पड़ेगी। आंकड़ों के लिहाज से द्वितीय वरीयता वोटों में बीजेपी आराम से बाजी मार लेगी। प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी चल रही है, जो देश में काम हो रहे हैं जनता के, जो विदेशों में देश का नाम आज के दिन में बढ़ रहा है, उसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को संवारा जा रहा है, उन दोनों के लिए जो उन्होंने एक छोटा सा मुझे कार्य सौंपा है, मैं उसके लिए संख्या कैसे सर मैनेज होगी? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा के पूरा आश्वस्त है। 1 अतिरिक्त वोट की जुगाड़ में लगी समाजवादी पार्टी की मुश्किल इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने उम्मीदवारों के चयन में पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान नहीं करने का ऐलान कर दिया है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और एनडीए में सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बहन है। कर्नाटक में भी मामला कम दिलचस्प नहीं है। राज्य में खाली होने जा रही 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जिसके चलते चुनाव तय माना जा रहा है। इनमें 3 कांग्रेस के जबकि 1 उम्मीदवार एनडीए की सहयोगी बीजेपी और जेडीएस के हैं। इस चुनाव में 1 उम्मीदवार को जीत के लिए न्यूनतम 45 वोटों की जरूरत है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं जो 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त हैं, जबकि बीजेपी और जेडीएस के पास कुल 85 विधायक हैं। इसके अलावा 4 अन्य विधायकों में 3 के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की संभावना है। मैंने एनडीए के तौर पर अपना परिचय दाखिल किया है। जेडीएस और बीजेपी को अब तय करना है, वह जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। इससे आगे मैं अभी कुछ नहीं जानता। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी अपने संख्या बल को बढ़ाने की जोरदार कोशिश की है। इससे राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। पार्टी को जहां भी संभावना दिखती है वह मैदान में उतरती है। हरियाणा में कम से कम 2 मौके ऐसे आए हैं जब संख्या बल नहीं रहते हुए भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। सुभाष चंद्र और कार्तिकेय शर्मा का निर्वाचन इसी का उदाहरण है। इसी तरह गुजरात में साल 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की उम्मीदवारी को कड़ी चुनौती मिली थी।
हालांकि आखिर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में जोर आजमाइश का समय आ गया है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। आज सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अध्यादेश लाने पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है। सरकार आदेश पढ़ रही है, विकल्पों को तौल रही है, लेकिन अभी अध्यादेश लाने की कोई बात नहीं है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए। दान देने वालों की पहचान बताना बैंकिंग नियमों के खिलाफ है, ये बात सरकारी सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को और साथ ही एसबीआई को भी कि जिन्होंने दान दिया है या जो चंदा दिया है उनके नाम बताए जाएं। असंतुष्ट पक्ष कोर्ट जा सकते हैं, यह बात भी कही गई है। सूत्रों के हवाले से एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए ही चुनावी बॉन्ड लाए गए थे। काला धन कम करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया था। फैसले से राजनीति में काले धन की वापसी का डर है। तो वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इस पर कल चर्चा की जाएगी। विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में बीजेपी पार्टियां तोड़ रही है और झूठे मामलों में फंसाकर सरकारें गिरा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले की आड़ में वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। पार्टी छोड़ने के लिए औरों से संपर्क 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए, औरों से संपर्क कर रहे हैं। शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन किया हुआ है, बुलाया हुआ है। ईडी ने उनकी शिकायत की थी कि वो कई समन के बावजूद भी पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उनको 17 फरवरी को पेश होना है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पेश किया और इसके ऊपर 17 फरवरी शनिवार को ही विधानसभा में चर्चा होनी है और उसके बाद वोटिंग होनी है। तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल विधानसभा का कार्य छोड़कर अदालत के सामने पेश होंगे या वो अदालत से पर्सनल अपीयरेंस की यानी निजी तौर पर पेश होने की छूट की मांग कर सकते हैं? ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। दरअसल बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और ईडी के जरिए कथित शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार करके असल में दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश है और इसी के लिए उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए बीजेपी ऑफर कर रही है और उनका एक दावा है कि उनके विधायकों ने जो है ये बात आगे बताई है और उनका दावा है कि कम से कम 7 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया है। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी ने पुलिस में शिकायत भी की है कि केजरीवाल ऐसा कहकर हमें बदनाम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस शिकायत के बाद में क्राइम ब्रांच की टीम जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी को जो है नोटिस भी दे चुकी है कि आपके पास अगर इस बारे में कुछ सबूत हैं तो आप दीजिए। तो उसके बारे में जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि जो नोटिस दिया गया है वो बहुत वेग नोटिस है, उसमें कोई एफआईआर या कोई किसी कानून का जिक्र नहीं है, किसी सेक्शन का जिक्र नहीं है और लिखित में आगे जो है जवाब दे दिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है। तो और एक बात और ये भी है कि क्या जो विधानसभा का सत्र है और जो
अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, ये किस तरह से क्लैश हो गए हैं। ये बात तो तथ्य सत्य है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है वो पहले से ही प्रस्तावित था कि 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा, और जो अदालत का जो समन था अरविंद केजरीवाल को, वो जो है बाद में आया जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल की शिकायत की थी। तो अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होगी और वोटिंग होगी, क्या वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे या फिर वो पर्सनल अपीयरेंस से छूट की मांग करेंगे और दिल्ली विधानसभा में जो है फोकस करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।